हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पे। तो गाइज हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई, है ना गाइज। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप अपना फेस भी दिखाओ साथ में, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई फेस भी दिखा दें, है ना। एकदम बढ़िया खूबसूरत फेस मेरा। तो गाइज आज हम जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको मैं फुल इसका बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, एक सिंगल पॉइंट भी हम नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। छोटा पॉइंट भी मैं आपको जो है इसके कंसेप्ट के क्लास के अंदर करवाऊंगा, और साथ के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी इसमें करवाता रहूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, तो वो चीज़ भी आपको मैं साथ के साथ करवाता रहूंगा, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करें एक बार यार, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड शेयर भी जरूर कर दें। कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आप बदले में बस इतना तो कर ही सकते हैं कि एक वीडियो पे लाइक जरूर कर सकते हैं और शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइज अगर आप बाकी की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आपको इधर ऊपर कॉर्नर में देखो, ऊपर वीडियो के एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो हमारे पास जो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। देखिएगा डेफिनेशन, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। मतलब पहले n नेचुरल नंबर की अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। तो मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करूंगा तो 5 फैक्टोरियल आएगा, पहले 10 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करूंगा तो 10 फैक्टोरियल आएगा, पहले 15 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करूंगा, पहले 50 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करूंगा तो 15 फैक्टोरियल हमारे पास आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट करना, और कितने फैक्टोरियल का प्रोडक्ट करना है, जितने फैक्टोरियल की आपको वैल्यू निकालनी है। फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर का निकलता है, ये बात याद रखना। नेगेटिव नंबर का कभी भी फैक्टोरियल नहीं होता, ना ही फ्रैक्शन नंबर का फैक्टोरियल होता है। हमेशा नेचुरल नंबर का ही आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए n फैक्टोरियल को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे आपको लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आएगा भाई, 24, है ना। जैसे मैं लिख देता हूं 6 फैक्टोरियल, क्या लिख दिया मैंने, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, पहले 6 नेचुरल नंबर की आप क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब n फैक्टोरियल का मतलब पहले n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई में क्या लास्ट में आएगा n माइनस 1 इंटू में n। देखो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा लिखने का रीजन क्या है ये भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बता देता हूं कि इसको ऐसे उल्टा क्यों लिख देते हैं। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको ऐसे क्यों लिखे, देखिएगा। जैसे है मेरे पास 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उल्टा इसलिए लिख दिया जाता है कि आपको पता चले, अगर मैं 6 को छोड़ दूं पीछे क्या बचा ये, तो इस इतने टर्म को आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने के बजाय आप मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे सीधा लिखोगे तो उस केस में भी सर आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये चीज एक क्या रहती है कि एक आसान सी चीज होती है कि हाँ 6 को छोड़ दिया, बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो उसका उतना फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या बचा, 5 फैक्टोरियल हमारा बच गया। तो आप इस टाइप को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक चीज और बता देता हूं कि n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल है। तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या सभी बच्चों की फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं बात करता हूं फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, n फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही n फैक्टोरियल मतलब ये डिफाइंड है। -1 फैक्टोरियल नोट डिफाइंड, -2 फैक्टोरियल नोट डिफाइंड। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पे ही ये जो है फैक्टोरियल आपका डिफाइंड रहता है। क्लियर मेरे बच्चे।
दूसरा पॉइंट, फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटीजर्स आर नोट डिफाइंड। मतलब जैसे 1/2 का फैक्टोरियल हम नहीं बता सकते, 2/3 का फैक्टोरियल हम नहीं बता सकते, ठीक है मेरी बात। प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर फैक्टोरियल जो है आपका नोट डिफाइंड रहता है। फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइंड रहता है। आप सभी को पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, n फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसके अंदर मैं अगर बात करूं पहले से n-1 तक, तो ये क्या आएगा भाई, पहले से n-1 मतलब n-1 फैक्टोरियल इनटू में n। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बाय डेफिनेशन से ये वैल्यू आती है, आप लोग चेक कर लीजिए कैसे आई सर, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं कि n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू में n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बच्चे। तो यहां से n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आता है मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n। अगर मैं n को 1 पुट कर दूं, n को इसमें 1 पुट कर दूं तो 1-1 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां आएगा 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 आया। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो बाय डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है, एक x फैक्टोरियल है और एक y फैक्टोरियल है, आर इक्वल, देन या तो x y के इक्वल होगा, या x 0 तो y 1 होगा, या x 1 तो y 0 होगा। याद रखना कि अगर 2 फैक्टोरियल इक्वल है तो सिर्फ ये 3 केस बनते हैं, या तो x y दोनों इक्वल है, या x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, या y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 है। अगर ये तीनों में से अगर कोई भी केस बनता है तो इसका मतलब वो दोनों फैक्टोरियल आपके इक्वल है, ठीक है। मतलब ये कहने का साफ साफ कि अगर आपको गिवन है कि x फैक्टोरियल जो है y फैक्टोरियल के इक्वल है, देन x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की और y की वैल्यू 3 केस बनती है, या तो दोनों वैल्यू इक्वल होगी, दूसरा या x 0 होगा तो y 1 होगा, तीसरा या x आपका 1 होगा तो y 0 होगा। सिर्फ ये 3 केस ऐसे बनते हैं जिनके अंदर ये 2 फैक्टोरियल आपके इक्वल रह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको ये तीनों में से कोई भी वैल्यू मिले तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर मेरे बच्चे, सभी का पांचों के पांचों पॉइंट आप लोगों के क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट डेफिनेशन, एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ये कहता है द वैल्यू ऑफ 2n फैक्टोरियल। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि फैक्टोरियल में आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ऐसा नहीं कर सकते, इसको सर कैंसिल करके 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। फैक्टोरियल ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल है तो इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख देता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा नहीं कर सकते फैक्टोरियल को। आपको वैल्यूज निकाल कर फिर ऐड कर सकते हो, वैल्यूज निकाल कर माइनस कर सकते हो, वैल्यूज निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैल्यूज निकाल कर आप डिवाइड कर सकते हो। डायरेक्ट फैक्टोरियल में फैक्टोरियल ऐड नहीं होता है, ना ही माइनस होता है, ना ही मल्टीप्लाई होता है, और ना ही आप लोगों का वो डिवाइड होता है। क्लियर मेरे बच्चे सभी का, ये चीज आप खास ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी। सबसे पहले 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर, मतलब 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 अप टू सो ऑन, लास्ट में मतलब क्या आएगा 2n-1 और इंटू में 2n, तो यही रहेगा, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं एज इट इज रखता हूं, ठीक है। ऊपर वाली टर्म में क्या करते हैं, इवन टर्म और ओड टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे इवन प्रोडक्ट में है लिख सकते हैं, जैसे 1 इंटू में 3 इंटू में आगे आएगा 5 इंटू अप टू सोन, ये भी क्या रहेगा आपका ओड, तो 2n-1, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। और दूसरा क्या बचा, यहाँ बचा 2 इंटू में 4 बचेगा, नेक्स्ट 6 बचेगा, नेक्स्ट 8 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास 2n बचेगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास n का फैक्टोरियल। देखो इस टर्म में से ये जो ब्रैकेट है, हर एलिमेंट में से हर नंबर में से 2 कॉमन है,
तो यहां से 2 कॉमन लो, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 और अप टू सोन कितनी टर्म है, n टर्म है। तो बाहर जो कॉमन लेंगे, देखिए इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से पहले 2 कॉमन लेंगे 2 आएगा, जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, इसमें से करेंगे 2 की पावर 3, अप टू सोन कहां तक जा रहा है, n तक। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर n, अंदर बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1, और यहां बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सोन n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब देखो ये चीज क्या बन गई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट बन गई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो मेरे पास फाइनली जो रिजल्ट आया मेरे बच्चे, क्या आ गया, 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 इंटू में n फैक्टोरियल और डिवाइड में भी n फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होके ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए किसके साथ ये मैच करता है, ये मैच करता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहां हो गया। क्लियर मेरे बच्चे सभी का? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको, आप ऐसे मत कह देना कि सर आपने तो बोला था कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल नहीं कर सकते। सेम है भाई, n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, तो क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी। नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। तो मैं यहां बात करता हूं, सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्राइम नंबर का, अगर मैं कहता हूं कि एक्सपोनेंट निकालो, ठीक है, ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आपको दिया हुआ हो p, किसके अंदर, इन n फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब आप समझ गए, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, किसी भी प्राइम नंबर का आपको एक्सपोनेंट पूछे, ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट बताओ, 3 का एक्सपोनेंट बताओ, 5 का एक्सपोनेंट बताओ। तो एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल में देखो ये 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2 के एक्सपोनेंट की, तो 5 फैक्टोरियल में 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है, एक तो 4 है और एक 2 है। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू में 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1। तो ये बन गया पावर, कितना बन गया टोटल, मल्टीप्लाई करने पर 2 की पावर 3। तो मतलब पावर क्या आ गया 3। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सपोनेंट आएगा 2 की पावर क्या आएगा, मतलब 3, मतलब पावर जो है वो कितनी आएगी, 3 आएगी। एक्सपोनेंट इसका कितना आएगा मेरे बच्चे, 3 एक्सपोनेंट आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसमें सर, 2 की पावर 2 और एक 1 3, तो कितना एक्सपोनेंट आया मेरे पास बच्चे इसका, 3 एक्सपोनेंट आया। तो ये तो हमारा हो गया कि सिर्फ 5 फैक्टोरियल में तो हमें पता चल गया कि जो इसका एक्सपोनेंट आने वाला है वो आने वाला है 2 मतलब पावर 3 मतलब 3 आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये तो एक छोटा सा नंबर था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 50 फैक्टोरियल के अंदर जो है वो एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आएगा। ठीक है, वैसे एनडीए के एग्जाम में आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है भाई, यूपीएससी है ना। तो अपने आपको पहले से अपने उसके हिसाब से तैयार रखते हैं, कुछ भी नहीं है, एक चीज क्वेश्चन है हम समझ लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे बच्चे। देखिएगा, अगर आपको निकालना है फाइंड द एक्सपोनेंट किसी भी प्राइम नंबर का, जैसे यहाँ पे किसका निकालना है, 2 का निकालना है, किसके अंदर, 50 फैक्टोरियल के अंदर। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 50 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 50 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। कर लिया। कितने भी फैक्टोरियल का आपसे पूछे, यहां तो 50 दे रखा है, तो कितने का भी पूछे आप लोग ऐसे करेंगे, कितना कर लिया हमने, 25 से इसको डिवाइड कर दिया। अगेन मैं क्या करता हूं कि जो 25 दिया हुआ है, अगेन मैं उसको किससे डिवाइड कर, याद रखना जो क्वेश्चन आता है उसको अगेन आप 2 से डिवाइड करो तो 1 पे जाएगा और 2 पे जाएगा। ठीक है, मतलब 12 पे गया और रिमाइंडर बचेगा। आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वोशंट लिखना है। याद रखना, आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वोशंट लिखना है। तो कितना आया भाई, 12। अगेन मैं अगर 12 को फिर अगेन जो क्वोशंट आया उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 6। अगेन आप 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3। अगेन आप 3 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा मेरे बच्चे, 1।
ठीक है, कितना आएगा 1। अगेन अब देखो 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब इससे आगे वाला केस हम नहीं लेंगे, ये तब तक चलेगा जब तक आपके पास एक ऐसा क्वोशंट ना आ जाए जो उससे डिवाइड ना होता हो। 1 आ गया, 1 2 से डिवाइड नहीं होता है तो आप यहीं तक छोड़ दोगे। अब आप इनको ऐड कर लो, 25 प्लस में 12 37 प्लस में 6 43 प्लस में 3 46 और एक 1 47। तो इसका मतलब जो एक्सपोनेंट आएगा 2 का किसके अंदर 50 फैक्टोरियल के अंदर वो कितना आएगा 47 आएगा। क्लियर मेरी बात सभी का? किसी का भी पूछ ले आपसे, अगर मैं बोलता हूं कि बताओ 100 फैक्टोरियल में 2 का कितना एक्सपोनेंट आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले 100 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करेंगे 50, अगेन आप फिर 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25, अगेन आप 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ क्वोशंट लिखेंगे 12, है ना। अगेन आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, अगेन आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, अगेन आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1। अब 1 आगे डिवाइड होगा नहीं क्योंकि क्वोशंट नहीं बचेगा, तो इसका मतलब अब इनको क्या कर लो, ऐड कर लो मेरे बच्चे। ऐड करोगे तो आ जाएगा 97, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका जो एक्सपोनेंट है 100 फैक्टोरियल के अंदर वो आ जाएगा 97। तो आपको किसी भी प्राइम नंबर से अगर पूछते हैं, अगर 3 से पूछे तो 3 से डिवाइड करना है, 5 से पूछे तो 5 से डिवाइड करना है, 7 से पूछे तो 7 से डिवाइड करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और आता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अगर आपके पास कितने भी फैक्टोरियल दिए हुए हैं, वैसे मैंने इसकी ट्रिक अपलोड की हुई है देख सकते हैं आप जाके, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कितने भी फैक्टोरियल, चाहे वो आपको बोले 100 फैक्टोरियल, चाहे बोले आपको 25 फैक्टोरियल, चाहे वो आपको 120 फैक्टोरियल, चाहे वो 300 फैक्टोरियल, चाहे 1000 फैक्टोरियल, चाहे 1 लाख फैक्टोरियल, आपसे अगर क्या पूछे, नंबर ऑफ जीरोज पूछे किसी भी फैक्टोरियल के अंदर, तो आप कैसे करोगे? जैसे इसने पूछ रखा है 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने रहेंगे, तो सबसे पहले 100 को आप हमेशा 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई 20। अगेन आप 20 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा मेरे बच्चे 4। अगेन क्या 4 जो है वो 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता, इसका मतलब आगे नहीं करेंगे। अब क्या है 20 प्लस में 4, कितना है 24। तो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी, मतलब 100 फैक्टोरियल की वैल्यू जब आप निकालोगे तो लास्ट में जो जीरोज आएंगे वो कितनी आएगी 24 इसकी जीरोज आएंगे, ठीक है। तो क्लियर? आपको हमेशा जीरोज के केस में 5 से डिवाइड करना है, याद रखना। अगर वो कहता है कि बताओ 60 फैक्टोरियल के अंदर 60 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज इसकी कितनी रहेंगे, तो आप क्या करो 60 को पहले 5 से डिवाइड करो। आप सभी को पता है ये कितने पे जाएगा मेरे बच्चे, कितने पे जाएगा ये 15 पे सॉरी, अरे यार ये 12 पे जाएगा, ठीक है। कितने पे जाएगा ये 12 पे जाएगा। तो 60 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 12। अगेन अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं 5 से तो कितना आएगा भाई, ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अगेन क्या 2 जो है वो 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो आप देख लो इतना ही करेंगे तो 12 प्लस में 4 14 है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेंगी 14 जीरोज के अंदर रहेगी 14 उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर है मेरे बच्चे सभी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल आते हैं, एक तो आता है एडिशन प्रिंसिपल और एक आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है और उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एडिशन प्रिंसिपल में क्या रहता है, ये कहते हैं इफ ए वर्क कैन बी डन इन m डिफरेंट वे एंड अनदर वर्क बी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट। याद रखना कि एक काम है जो m तरीके से मैं कर सकता हूं और एक दूसरा काम है जिसको मैं n तरीके से कर सकता हूं और ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। इस काम से इस काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? 2 काम है, एक काम ये है और एक काम ये है। तो ये m तरीके से कर सकता हूं और इसको मैं n तरीके से कर सकता हूं और इस काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में आपके पास अगर आपसे पूछा जाए देन द आइदर ऑफ टू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन काम को टोटल कितने तरीके से कर सकते हो, तो इसको मैं m तरीके से कर सकता हूं और इसको मैं n तरीके से कर सकता हूं, तो दोनों को मैं m प्लस n तरीके से कर सकता हूं। तो मतलब दोनों का जो काम है, जितने तरीके हैं उनको ऐड कर दो, और जब ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के जरिए समझिए आप बच्चे सभी। जैसे इसने एक एग्जाम्पल दे दिया मेरे बच्चे, ये कहता है कि देयर आर 15 गेट्स, 15 गेट है टू एंटर ए सिटी फ्रॉम नॉर्थ साइड, मतलब एक सिटी दी हुई है, इस सिटी के अंदर एंटर करने के लिए जो नॉर्थ आपकी साइड रहेगी उसमें 15 दरवाजे लगे हुए हैं। एंड 10 गेट्स एंटर सिटी फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट जो साइड है आपकी उसके अंदर एंटर करने के लिए 10 गेट लगे हुए हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वे ए पर्सन कैन बी एंटर द सिटी। देखो एक बात बताओ यार, सिंपल सी है कि अगर आपका रूम है, उस रूम के अंदर एंटर करने के लिए 3 दरवाजे आपने रखे हैं, एक इस साइड रखा है, एक इस साइड रखा है और एक पीछे की तरफ रखा है। तो आपको रूम के अंदर एंटर करना है, तो आपके पास क्या रहेगा कि आप सर इस तरफ दरवाजे से भी एंटर कर सकता हूँ, इसके साथ इससे भी एंटर कर सकता हूँ, इससे भी एंटर कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ चॉइस आपके पास कितनी रही? 3 चॉइस रही। 3 कैसे आई? आपने क्या किया, जितने भी दरवाजे थे उन सभी को ऐड कर लिया। क्या कर लिया मेरे बच्चे? ऐड कर लिया, तो आपके पास टोटल चॉइस आ गई। तो वैसे ही है ना कि नॉर्थ साइड से 15 गेट है, ईस्ट साइड से 10 गेट है, तो मेरी मर्जी है ना, तो मेरे पास टोटल गेट कितने हैं? टोटल 25 गेट है। तो वो इस शहर के, उस सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर एंटर करने के लिए उसके पास टोटल चॉइस कितनी है? 25 चॉइस है, ठीक है। तो वो कितने तरीके से उस सिटी के अंदर एंटर कर सकते हैं? 15 प्लस में 10 तो कितना आ गया? 25 तरीके से वो उस सिटी के अंदर एंटर कर सकता है। क्लियर मेरे बच्चे? तो यहां क्या लग गया? हमारा एडिशन प्रिंसिपल लग गया। तो देखो नॉर्थ वाले का क्या ईस्ट वाले पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा यार। ईस्ट वाले का नॉर्थ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी गेट से एंटर करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा एक एग्जांपल और देखो, ये कहता है कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन विच 10 आर बॉयज एंड 5 आर गर्ल्स, ठीक है। द क्लास टीचर सेलेक्ट्स एंड आइदर ए बॉय और ए गर्ल फॉर मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब देखो यार, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 15। मेरे को या तो एक लड़की को या एक लड़के को क्या बनाना है? मॉनिटर बनाना है। तो मेरे पास चॉइस कितनी है टोटल? लड़के को अगर सेलेक्ट करता हूं तो 10 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, लड़की को अगर सेलेक्ट करता हूं तो 5 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल चॉइस तो मेरे पास 15 है ना, कि 10 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। आपकी मर्जी है कि सर 10 में से 15 में से कोई भी एक को उठा लो यार। क्या बॉयज का गर्ल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या बॉयज का गर्ल्स का बॉयज पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो अलग है, वो अलग है। लेकिन मेरे लिए तो 15 चॉइस है ना, मैं तो उन 15 बैठे बच्चों में से किसी को भी मॉनिटर बना सकता हूं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो इसने क्या किया, जितने बॉयज थे और जितनी गर्ल्स थी उनको ऐड कर दिया और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ चॉइस आ गई, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गया कि 15 में से किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो उस केस में इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहां हमारा लग गया एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो एडिशन प्रिंसिपल आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या रहता है कि पहला काम और दूसरा काम एक डिपेंड करता है, ठीक है। यहां ऑपरेशन लगते हैं, जैसे देखो ये कहता है इफ वन ऑपरेशन कैन बी डन एन m डिफरेंट वे, एक ऑपरेशन जिसको मैं m तरीके से कर सकता हूं, एंड अनदर ऑपरेशन, एक दूसरा ऑपरेशन है जिसको मैं n तरीके से कर सकता हूं, देन उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ वे बनेंगे दोनों ऑपरेशन से, तो वो हमारे पास आएंगे m क्रॉस n। वो हमारे पास क्या आएंगे मेरे बच्चे? m क्रॉस n आएंगे। चाहे कितने भी ऑपरेशन है, चाहे 4 ऑपरेशन है, चाहे 5 ऑपरेशन है, जितने भी ऑपरेशन बनते हैं उन सभी की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वे आ जाएंगे। क्लियर? अब इसका सर एग्जांपल बताओ, इसका मैं एग्जांपल आपको लेके बता देता हूं, ठीक है बच्चे। जैसे आप लोगों के सामने ये एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। ये कहता है कि देयर आर 3 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। एक सिटी ए से बी जाने के लिए मेरे पास कितने वे हैं? 3 वे हैं, 3 रास्ते हैं। और ये कहता है कि 4 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी बी टू सी, बी से सी जाने के लिए मेरे पास कितने रूट है? 4 रूट। एंड 7 रूट्स है फ्रॉम सी टू डी, सी से डी जाने के लिए मेरे पास 7 रूट्स हैं।
इन हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट वे ए मैन कैन बी ट्रेवल फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके उसको डी जाना है, लेकिन बी और सी से होकर जाना है, बी और सी से होकर जाना है। देखो पहले वो जाएगा बी से, ए से जाएगा, चलेगा कहाँ जाएगा बी। अब ए से बी जाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं मेरे पास, कितना 3 रास्ते, तीनों में से कोई भी एक रास्ता सेलेक्ट करेगा। तो पहला ऑपरेशन क्या हुआ कि पहले वो ए से बी जाएगा, तो पहला ऑपरेशन यहाँ लगा और चॉइस उसके पास कितनी है 3 चॉइस है। अब जैसे ही वो बी पे पहुंचा, बी पे जाने के बाद फिर से उसके पास 4 रास्ते बन गए। पहले ए से बी आया और फिर बी से जाने के बाद फिर से अगेन उसके पास 4, तो ये हमारा दूसरा ऑपरेशन हो गया। पहला ऑपरेशन हमने काम कर लिया, अगेन जब मैं आगे गया तो मेरे पास फिर से चॉइस बन गई, मतलब अब दूसरा ऑपरेशन यहाँ लग गया, ठीक है सेकंड। और अब कितनी चॉइस बनी 4 चॉइस बने। फिर सी पे गया, फिर सी से डी जाने के लिए फिर अगेन उसके पास 7 रास्ते आ गए, 7 में से वो किसी भी रास्ते को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तीसरा ऑपरेशन लग गया। तो यहाँ मेरे पास जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले एक कदम आगे किया, एक ऑपरेशन, जैसे ही मैं दूसरा कदम उठाया तो फिर से दोबारा से दूसरा ऑपरेशन लगाना पड़ा मेरे को, दोबारा से फिर से मेरे को चीजें सेलेक्ट करनी पड़ी। तो उस केस में हमारे पास क्या लगता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है। क्या कर दो कि इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, पहला 3 फिर 4 फिर इंटू में 7, तो ये इतना आ जाएगा 12 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 84। तो इसका मतलब ये है कि ए से डी जाने के लिए उसके पास टोटल कितने रास्ते हैं 84 रास्ते हैं, टोटल 84 रूट्स उसके पास बनेंगे। क्लियर। तो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो है वो लग गया। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से वो देखिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कि ए सिटी हैज 12 गेट, एक सिटी है जिसके अंदर कितने गेट लगे हुए हैं, एक सिटी मान लेता हूँ ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब उसके 12 दरवाजे हैं, लगा लिए मैंने 12 दरवाजे बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि हाउ मेनी वे कैन ए पर्सन इंटर द सिटी थ्रू आउट ए गेट एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट गेट। मतलब कहने का है कि एक बंदा है, ये बंदा है मेरे भाई, ठीक है, इस बंदे को क्या करना है, इस सिटी के अंदर एंटर करना है, और जिस गेट से वो एंटर करेगा बाहर आते टाइम वो उस गेट का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर मैं इस सिटी के अंदर एंटर करूं तो मेरे पास टोटल 12 दरवाजे हैं, तो पहला ऑपरेशन लगा मेरे को सिटी के अंदर एंटर करने का, टोटल 12 दरवाजे हैं, तो 12 में से मैं किसी भी दरवाजे से अंदर जा सकता हूं। तो मेरे पास पहले केस में कितनी चॉइस बनी 12 चॉइस बनी। जैसे ही मैं अंदर गया, अब मुझे बाहर आना है, लेकिन जिस गेट से मान लेता हूं इस गेट से मैं अंदर आया, अब इस गेट से मैं बाहर नहीं जा सकता। अब जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो अब मेरे पास 12 दरवाजे नहीं हैं, अब दूसरा ऑपरेशन लग गया, अब मेरे पास सिर्फ 11 ही दरवाजे बचे हैं, क्योंकि जिस गेट से मैं एंटर कर रहा हूं उसका मैं यूज नहीं कर सकता। अब बाहर आने के लिए मेरे पास कितने दरवाजे हैं 11 दरवाजे हैं। तो 2 ऑपरेशन लगे, पहला एंटर करने का फिर बाहर आने का, 2 ऑपरेशन लगे। याद रखना कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं क्योंकि अगर जिस गेट से एंटर किया उससे बाहर नहीं निकल सकते तो वो दूसरे पे डिपेंड कर गया ना, दूसरे बाहर निकलने पे वो डिपेंड कर गया, क्योंकि उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते, उसका यूज हो गया। तो जब डिपेंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो 12 इंटू 11 एंटर करने के लिए और बाहर निकलने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 132, तो इसका मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ वे जो रहेंगे वो कितने रहेंगे 132 तरीके उसके पास रहेंगे अंदर और बाहर जाने के, ठीक है, अंदर भी गया और बाहर भी आ गया, तो 132 तरीके से वो अंदर बाहर हो सकता है भाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो ये कहता है कि हाउ मेनी n डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 7 9, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं यार, इसने बोला हाउ मेनी n डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 7 9 विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट।
n डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे पहला केस कि n इज इक्वल टू 5, तो मतलब आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, 5 बॉक्स बना लो। सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का 5 बॉक्स बना लो, ठीक है। तो ये मैंने 5 बॉक्स बना दिए। यहाँ फर्स्ट डिजिट आएगी, यहाँ सेकंड डिजिट, यहाँ थर्ड डिजिट, यहाँ फोर्थ डिजिट और यहाँ आ जाएगी फिफ्थ डिजिट। अब मुझे जो है इन डिजिट्स का ही यूज करना है। अब एक बात बताओ, अब 1 है, 2 है, 3 है, 7 है और 9 है। इस फर्स्ट डिजिट में, इस बॉक्स में आप जो है इन पांचों में से किसी भी नंबर का यूज कर सकते हो। आपकी मर्जी है यार, आपकी मर्जी। आपके पास 5 नंबर पड़े हैं और पांचों में से आप पहले बॉक्स में से उन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर उठा के उस बॉक्स में डाल दोगे। तो पहले बॉक्स के लिए 5 चॉइस, मतलब इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस रहेगी? 5 चॉइस रहेगी। लेकिन जैसे ही सेकंड बॉक्स पे जाऊंगा, अब आपके पास 5 चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि एक नंबर इस बॉक्स में हम डाल चुके हैं। इसने बोला है रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं कर सकते। तो अब आप एक नंबर इसमें डाल चुके हैं, तो अब बच्चे आपके पास सिर्फ 4 ऐसे नंबर जिसके आप सेकंड में कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो इसके लिए 4 चॉइस। सिमिलरली इसके लिए आपके पास 3 चॉइस रहेगी, सिमिलरली इसके लिए आपके पास 2 चॉइस रहेगी और इसके लिए आपके पास 1 चॉइस। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास ऑपरेशन लग जाए। और पहला ऑपरेशन देख लो, इस पे जो लगाया, जो D1 पे D2 के अंदर आया वो D1 पे डिपेंड कर गया ना, क्योंकि इसमें एक आ गया तो दूसरा देखो इसका रिजल्ट 4 आ गया। क्यों? क्योंकि एक यहाँ यूज कर लिया तो वो D2 पे डिपेंड कर गया। अब D3 D2 पे डिपेंड कर गया, D4 D3 पे डिपेंड कर गया, D5 D4 पे डिपेंड कर गया, जो एक दूसरे पे डिपेंड कर गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अलग अलग रिजल्ट आता गया। तो क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लग जाएगा, इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर रिजल्ट जो है वो आ जाएगा मेरे बच्चे। कितना आ जाएगा भाई? 120, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यही ये कहता है कि अगर n की वैल्यू 3 हो तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 बॉक्स बना लो। वही पहले बॉक्स में 5 चॉइस, दूसरे बॉक्स में 4 और तीसरे में 3 चॉइस। क्यों? क्योंकि पहले 5 नंबर है मेरे पास, 5 में से कोई भी एक नंबर फर्स्ट बॉक्स में डाल सकता हूं, दूसरे बॉक्स में से 4 ही नंबर डालूंगा क्योंकि एक तो यहां यूज कर चुका हूं, तीसरे बॉक्स में सिर्फ 3 नंबर बचे हैं, तीनों में से कोई भी एक यहाँ डालूंगा क्योंकि यहाँ 2 यहाँ यूज कर चुका हूँ। तो इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 60 आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आगे ये कहता है कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर। इन लेटर्स का यूज करके मेरे को 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो सेम ही है मेरे भाई, क्या करो 3 बॉक्स बना लो। अब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ई। पहला केस है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन जो है वो आप लोगों को अलाउड नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे, रिपीटिशन जो है वो आपको अलाउड नहीं है। तो रिपीटिशन जब नहीं अलाउड है तो इसका मतलब जो पहला लेटर है यहाँ जो है पहले आपको पता है कि कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है वो आगे से स्टार्ट होता है। पहले ये लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर आपको नेम की स्पेलिंग लिखनी हो तो पहले ये लिखते हैं, फिर ये, तो लेटर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और डिजिट जो पीछे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है 3 लेटर का कोई भी वर्ड बनाना है, तो पहला ये जो बॉक्स है इसमें आप ए बी सी डी में ई में से पांचों में से कोई भी एक लेटर यूज कर लोगे। तो पहले बॉक्स के लिए 5 चॉइस, नेक्स्ट 4 चॉइस, नेक्स्ट 3 चॉइस। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन हमें अलाउड नहीं है। जो यहाँ लिख लिया वो लिख लिया, आगे वाले में वो नहीं लिख सकता। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 60। तो पहले का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सेकंड केस में कहता है कि रिपीटिशन आपको अलाउड है। जब आपको रिपीटिशन अलाउड है इसका मतलब ये हुआ कि पहले बॉक्स के लिए अगर आप 5 चॉइस है तो दूसरे के लिए भी 5 चॉइस है और तीसरे के लिए भी 5 चॉइस है। क्यों? क्योंकि जो लेटर यहाँ यूज कर लिया अब दोबारा से मैं इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ ए यूज कर लिया तो अब दोबारा से ए को भी यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ भी ए को यूज कर सकते हैं। तो जब रिपीटिशन अलाउड हो तो उस केस में सभी के लिए नंबर ऑफ चॉइस सेम रहती है। तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 125 लिख दो या 5 की क्यूब लिख दो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। तो रिपीटिशन अलाउड के केस में ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। जब आपका 0 आ जाता है तो उस केस में एक केस अलग बन जाता है मेरे बच्चे। देखिएगा वो केस कैसे अलग बन जाता है। देखो आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है।
4 बॉक्स बना लीजिए। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि आपको यूज करना है 0 1 2 3 4 और 5। इसने इस क्वेश्चन में ना ये बोला कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसने कुछ भी नहीं बोला। तो याद रखना, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो आपको लेके चलना है रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो आपको हमेशा केस कौन सा लेके चलना है कि रिपीटिशन जो है वो आपको अलाउड नहीं है। देख लो पूरी लाइन में कहीं भी मेंशन नहीं है, जब मेंशन ना हो तो उस केस में आपको नॉट अलाउड वाला ही केस लेके चलना है। ठीक है, पहले से बता रहा हूं। तो इसने बोला कि 4 डिजिट नंबर बनाइए। ठीक है, एक चीज आपको यहां देखिए क्या आ गया, हमारे पास जो नंबर ऑफ चॉइस है उसमें 0 भी है। तो आप देखिए 0 जो रहता है, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया, ये हमारा थर्ड बॉक्स हो गया और ये हमारा फोर्थ बॉक्स हो गया। जो फोर्थ नंबर बॉक्स होगा उसमें कभी भी 0 आपका नहीं आ सकता मेरे बच्चे। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गया ना तो 0 फिर 1 2 3 लिख देती है, 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो इस बात को समझो कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी। तो जब भी आपका 0 वाला केस अगर रहता हो तो आपको सबसे पहले इस बॉक्स के लिए नंबर ऑफ चॉइस लिखनी है। इसमें 0 नहीं आ सकता, लेकिन इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस बॉक्स के लिए आपके पास 5 चॉइस रहेगी। क्लियर? अब सिमिलरली अब देखो, अब वापस फर्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ तो 0 आ सकता है मेरे भाई, लेकिन अब एक नंबर यहाँ यूज कर चुके हैं, और वो किस में से, इन 5 नंबरों में से कोई भी एक नंबर यूज यहाँ कर चुके हैं। अब वो नंबर मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता। मान लेते हैं मैंने 2 यूज कर लिया, तो अब बचा 1, ये 3, ये 4 और 5, 4 नंबर ये बच गए और एक 0 बच गया, क्योंकि यहाँ तो 0 यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए 4 चॉइस। अगेन अब आपके पास 2 नंबर यूज हो चुके हैं, अब इसके लिए 4 चॉइस और इसके लिए बचेगी 3 चॉइस। क्लियर? मेरी बात समझ में है आप लोगों को कि 0 वाला केस आपको ऐसे करना है, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आ सकता तो इन 4-5 नंबर में से कोई भी आएगा, फिर बाकी जो बच गए उनके लिए आप अब इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू ये कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है, ये कहता है कि हाउ मेनी वे 6 पर्सन बी अरेंज्ड इन ए रो। यार एक रो है, एक रो के अंदर 6 बंदों को अरेंज करना है। सिंपल है, तो 6 बंदों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। आपकी मर्जी है यार, एक रो कितनी है, 1। ठीक है, एक रो है, तो आपकी मर्जी है ना। 6 बंदे हैं तो उनको 6 तरीके से अरेंज कर, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो ना आप लोग। सिंपल है, तो आंसर आए 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे अगर वो कहता है कि 8 पर्सन है, उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 8 फैक्टोरियल। 10 पर्सन है, उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल। अब पर्सन तो सारे हमेशा डिफरेंट रहेंगे, कोई कॉमन सेंस है कि कभी बंदा तो सेम रह नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट ओड नंबर। अब आपको 5 डिजिट ओड नंबर बनाना है। कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिंग डिजिट। 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, ओड नंबर बनाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, 5 बॉक्स बना लो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, 5 बॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया 5th। इसने बोला ओड नंबर। देखिए अगर कोई भी नंबर ओड कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस ओड हो। आपको पता है, जैसे ये लिख लिया मैंने, ये ओड क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि 5 ओड नंबर है तो 315 भी ओड रहेगा। मतलब यूनिट नंबर आपका ओड होगा तो पूरा का पूरा नंबर ही आपका ओड होगा। अब ये 5 डिजिट नंबर है, ओड कब होगा, जब इस बॉक्स में आपका यूनिट नंबर मतलब ओड नंबर आए। और गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो मतलब इस बॉक्स में या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। ये 3 ही नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर में से कोई भी नंबर यूज करूंगा तभी तो वो ओड नंबर बनेगा। ठीक है, तो इस बॉक्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हुई, 3 चॉइस हुई। क्लियर मेरे बात? ओड नंबर के लिए मेरे पास फर्स्ट बॉक्स के लिए 3 चॉइस हुई। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर यूज करेंगे। मान लेता हूं कि मैंने यहां 5 यूज कर लिया। ठीक है, 5 यूज कर चुका हूं। अब मेरे पास बचा यहाँ 1 बच गया 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 0, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 4। अब ये 5 नंबर मेरे पास बच गए। अब यहाँ एक 0 भी दिया हुआ है, तो मैंने बोला था 0 के केस अलग बनता है। मतलब जब 0 दिया हुआ हो तो 0 आपका यहाँ नहीं आ सकता कभी भी।
है ना, क्योंकि यहाँ अगर 0 आ गया तो फिर वो तो 4 नंबर का डिजिट का बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ इस बॉक्स में 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 4। तो इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस हुई, 4 चॉइस हुई। अब मान लेता हूं कि इसमें मैंने 1 यूज कर लिया, अब बचे मेरे पास ये 4 नंबर। अब सेम है यार, इन चारों को तो आप कैसे बिठा सकते हो, तो इस बॉक्स के लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2, क्योंकि इसमें अब बच गए चारों में से कोई भी एक नंबर यूज करेंगे, फिर बचेंगे पीछे 3, तीनों में से कोई भी एक यूज करेंगे, फिर बचेगा 2, 2 में से कोई भी एक यूज करेंगे, और इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 18 इंटू में 16, तो ये आ गया 288, 289 माइनस 1, 288। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक डेफिनेशन, एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ यार लाइक करके आप वीडियो को जरूर कर दें, और कमेंट करके आप मेरे को ये बता दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो 4 बजे मेरी क्लास होती है जिसमें बेसिक कंसेप्ट करवाता हूं, और 7:30 बजे की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है। तो 2 क्लास आती है, एक तो 4 बजे हमारे चैनल पे आती है और एक 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो जो चैप्टर हो जाते हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, दिया हुआ देख लेना, दिया हुआ होगा, क्योंकि मैं अपडेट कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी स्टूडेंट।